नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अचानक अपने पीहर पहुंची बेटी ने माँ को दयनीय हालत में देखा तो उसने कर दिया ऐसा काम कि भाभी के पैरों तले जमीन निकल गई। कई दिनों बाद आज सीमा अपनी माँ रमा देवी से मिलने आ रही थी। ट्रेन से सफर करते हुए रास्ते भर वो बचपन की सुनहरी यादों में खोई रही। कैसे माँ उसे अपनी गोद में लेकर लोरी सुनाया करती थी, उसकी पसंद के पकवान बनाती थी, उसके बालों की चोटी बनाकर स्कूल भेजती और हर शाम दरवाजे पर खड़ी होकर उसका इंतजार करती थी। बचपन की सारी यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगी, लेकिन साथ ही साथ माँ की वृद्ध अवस्था और दमा की बीमारी का ख्याल उसे भीतर तक व्यतीत कर रहा था। चाहकर भी वे अपने मायके ज्यादा आ नहीं पाती थी और उसकी वजह थी उसकी भाभी का ठंडा और रूखा व्यवहार। पर जब मां से मिलने की तड़प उसकी सहन शक्ति से बाहर हो जाती, जब स्वयं को वो रोक पाना उसके लिए कठिन हो जाता, तो सारी बातों और शिकायतों को भूलकर वो मां के आंचल की छाप पे पहुंच जाती। सीमा का मायका अलीगढ़ में था और ससुराल मेरठ पे। उसके मायके में उसकी मां के अतिरिक्त उसका इकलौता भाई और भाभी थे। सीमा अपने भाई से 8 वर्ष बड़ी थी। उसका एक बेटा है जिसकी उम्र 16 वर्ष है और वही विवाह के 5 वर्ष बीत जाने पर भी उसके भाई और भाभी की कोई औलाद नहीं थी। जैसे ही सीमा ने घर में कदम रखा, उसे चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ जिसने उसके दिल को बेचैन कर दिया। तभी उसकी भाभी रीना बाहर निकल कर आई तो अपनी ननद को देखते ही मुंह बना लिया। केवल औपचारिकता निभाती हुई फिर किसी मुस्कान के साथ नमस्ते राम राम कह दिया। सीमा की आंखें मां को ढूंढ रही थी। उसे थोड़ी बेचैनी में पूछा, भाभी मां कहाँ है? रीना ने रूखा सा जवाब दिया, अपने कमरे में सो रही है। और फिर बिना कोई और बात की रसोई में चली गई। अरे, सूरज सिर पर आ चुका है और हमेशा जल्दी उठने वाली मेरी माँ अब तक सो रही है। अपनी माँ के कमरे में आते ही सीमा बोली, माँ तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कहते हुए सीमा ने एकाएक अपनी माँ की ओर देखा। चेहरे पर केवल झुर्रियों का जाल बिछा था। हड्डियां मानो उस कमजोर ढह से बाहर निकलने को बेचैन थी। माँ का शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया था। कुछ वर्ष पहले तक माँ बुढ़ापे के बावजूद भी चुस्त दुरुस्त और हमेशा मुस्कुराती हुई दिखती थी, लेकिन अब उनका शरीर बिल्कुल झरझर हो चुका था। ना जाने इन 5 वर्षों में क्या हो गया कि माँ बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी। तभी रमा देवी बेटी को देखते ही अपने को पोपले चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेरते हुए बोली, हाँ ठीक हूँ बेटी, तो सफर से थक कर आई होगी, कुछ चाय नाश्ता लिया या नहीं? लेटे लेटे रमा देवी कांपते स्वर में बोली। तो सीमा ने अपनी लेटी हुई माँ की माथे पर हाथ रखा, फिर नाड़ी की गति देखी। सब कुछ सामान्य था। अरे क्या हुआ? डॉक्टर की तरह मुझे जांच क्यों कर रही है? कहते हुए रमा देवी ने मुस्कुराने का असफल प्रयास किया। तभी सीमा अपनी माँ को देखते हुए बोली, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या बात है माँ? रमा देवी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अरे बेटी, ये तो बुढ़ापा है, इस उम्र में ये सब लगा ही रहता है। बेटी को सामने देखकर जैसे ही उन्होंने उठने की कोशिश की, सीमा ने तुरंत उनकी बाहें पकड़कर सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर जैसे ही सीमा का हाथ उनकी बाह पर पड़ा, अचानक रमा देवी के मुंह से एक तीखी चीख निकल आई। दर्द से करहाते हुए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और बिस्तर पर वापस गिर पड़ी। ये देख सीमा का दिल धक से रह गया।
उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि माँ को इतनी तीव्र पीड़ा क्यों हो रही है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हल्का सा छूने मात्र से माँ को इतना दर्द कैसे हो सकता है। माँ के विरोध के बावजूद कारण जानने की इच्छा से उसने तुरंत अपनी माँ की बाजू से शॉल हटाई और गौर से देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना ना था। पूरी बाजू पर नीले काले निशान पड़े हुए थे। ये ये कैसे हुआ माँ? सीमा ने चौंकते हुए कहा। तो रमा देवी ने दरवाजे की ओर एक सहमी हुई नजर डाली। सीमा के इस सवाल के जवाब में माँ कुछ कह पाती तभी रीना अचानक चाय और बिस्किट लेकर कमरे में आ गई। उसने तेज आवाज में कहा, अरे कुछ नहीं दीदी, चलते चलते बस पैर फिसल गया था, इसलिए गिर गई थी माँ जी। कहते हुए रीना ने रमादेवी की बाजू को फिर से शॉल से ढक दिया और फिर ऐसी निगाह से देखा कि रमादेवी की रूह तक कांप गई। अपनी भाभी के जवाब पर सीमा से प्रश्नवाचक चिन्ह से देखने लगी। इस बात पर यकीन कर पाना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन फिर बोली, कोई दवाई नहीं दी क्या? हाँ बेटी, तेरे भाई ने दवाई लाकर दी थी, अब दर्द में भी आराम है। ये बातें अभी चल ही रही थी कि सीमा का भाई अमित कमरे के अंदर आया और सीमा ने उससे पूछा, भाई माँ को इतनी चोट आई है, आपने अब तक डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? इससे पहले कि उसका भाई अमित कुछ बोलता, इस बात का जवाब भी रीना ने ही दे दिया और बोली, दीदी हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि छोटी मोटी चोट के लिए भी माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर जाते रहे। नोटों की बोरियां तो आपके ससुराल में भरी पड़ी हैं, मायके में नहीं। हमें अपने घर का खर्चा भी देखना होता है और ऊपर से आए दिन कोई ना कोई मेहमान भी आया रहता है। आप लोगों को क्या है, सास ससुर की पेंशन आ रही है, पति की सरकारी नौकरी है और 1-2 सालों में आपके बेटे की भी अच्छी खासी नौकरी लग ही जाएगी। भाभी की ये बातें सुनते ही सीमा का मन कड़वाहट से भर गया। चाय की प्याली उसके हाथ में थी, लेकिन अब उसे पीना भी जहर पीने बराबर लग रहा था। सीमा का दिल तो बहुत करता था कि अपनी माँ को अपने साथ रखे, लेकिन उसकी भी अपनी मजबूरी थी। उसका परिवार एक संयुक्त परिवार था जहाँ उसके सास ससुर भी और लोगों के साथ रहते थे और घर था 2 कमरों का, जहाँ एक कमरा सीमा और उसके पति का था तो दूसरा कमरा उसके सास ससुर के पास था। बेटे को पढ़ाई करने के लिए भी हॉल में बैठना पड़ता था और मेरठ जैसे शहर में बड़ा सा मकान लेना कोई खाला जी का घर तो था नहीं। अब ऐसे में वो अपनी मां को कहाँ रखती? कहीं अपने ससुराल में ही कलह कलेश ना शुरू हो जाए, ये सोचकर वो चुप रह जाती। सीमा ने बड़ी मुश्किल से वहां 2 घंटे बिताए। माँ के पास बैठी हर पल उसे महसूस हो रहा था कि घर में कोई तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। पूरे समय उसकी भाभी रीना की निगाहें उन दोनों पर चिपकी रहीं, मानो हर बात और हर हाव भाव पर खड़ी निगरानी रख रही हूं। माँ की मौन पीड़ा और रीना की निगाह में छुपा वह अजीब सा आक्रोश, उसे सब देखकर सीमा के मन में एक अनकहा डर सामने आने लगा। वह समझ पा रही थी कि उसकी माँ इतनी मजबूर और लाचार हो चुकी है कि अपनी माँ की तकलीफ भी किसी से कहने में भय महसूस करती है। आखिरकार भरी आंखों और भरे मन से जब वो घर वापस लौटने के लिए उठी तो उसके कदम जैसे बेमन से आगे बढ़े। उसकी आंखें एक बार फिर से माँ पर टिकी जो फीकी सी मुस्कान के पीछे अपनी पीड़ा छिपाने का असफल प्रयास कर रही थी। तभी उसके भाई अमित ने उसे कहा, चलो दीदी मैं आपको गाड़ी से छोड़ देता हूं, और बाहर निकलकर अमित कार स्टार्ट करने लगा। उस समय रीना रसोई घर के दरवाजे पर चौखट का सहारा लेकर खड़ी थी। जैसी सीमा दरवाजे तक पहुंची तभी पीछे से रीना के गुनगुनाने की आवाज आई, मेहमान तो मेहमान ही बनकर रही है,
ज़्यादा दखल देने की जरूरत नहीं है हमारे घर में। अपमान का कड़वा घूंट पीकर सीमा डबडबाई आंखें लिए घर से बाहर निकल आई। अलीगढ़ से मेरठ के सफर में दोनों भाई बहन कुछ समय तो बिल्कुल चुप रहे। फिर कुछ झिझक कर सीमा बोली, भाई एक बात पूछूं? जम्मा को चोट आई थी, क्या तुम उस वक्त घर पर थे? नहीं, नहीं तो, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? अमित ने कहा। भाई मुझे नहीं लगता कि माँ को वो चोट गिरने से लगी है, सीमा बोली। लेकिन दीदी, मैंने माँ से पूछा कि आखिर हुआ क्या था। माँ ने केवल इतना ही कहा कि वो गिर गई थी, इस कारण चोट आई है, अमित ने कहा। लेकिन भाई मुझे शक है कि बात कुछ और ही है और वह किसी डर के कारण कुछ भी बताने से घबरा रही हैं। तुम्हारी पत्नी के व्यवहार से तो सब भली भांति परिचित है। सीमा की बात सुनकर अमित चेहरा बिगाड़ते हुए बोला, दीदी अब आप बात को बतंगड़ मत बनाइए। बड़ी मुश्किल से तो जिंदगी पटरी पर आई है। क्या आप भूल गई कि पहले ही सास बहू के झगड़ों की वजह से मैंने क्या क्या झेला है? आपकी भाभी ने तो एक छोटी सी बात पर ऐसा तूफान खड़ा कर दिया था कि उसकी गूंज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। आपको ही पता है दीदी, किस तरह रीना ने हम पर दहेज का झूठा केस बनवा दिया था। वो एक पल मेरी आंखों के सामने घूम जाता है तो आज भी मेरी आत्मा कांप उठती है। पुलिस स्टेशन में बिताई गई वो रातें, हवालात में बिताए वो दिन, मैं बहुत भयानक दौर से गुजरा हूं दीदी। क्या कुछ नहीं झेला मैंने इन बीते वर्षों में? मेरी इज्जत, मेरा कारोबार, सब कुछ बर्बाद होते होते बचा। उन सब बातों को याद करके मैं आज भी कांप उठता हूं। लेकिन दीदी, अब मैं चैन से जीना चाहता हूं, सुकून चाहिए मुझे। भाई की बात सुनकर सीमा ने उसे कुछ ना कहना ही मुनासिब समझा, लेकिन मन ही मन बहुत से विचार उसे परेशान कर रहे थे। उधर अपने पति और ननद के घर से बाहर निकलते ही मीना मौका पाकर अपनी सास के कमरे में आई और रमा देवी को बाजू से पकड़कर जोर से झकझोर दिया। चोट के कारण रमा देवी के मुंह से जोर की चीख निकली। तभी रीना रौबदार आवाज में बोली, क्यों महारानी, मेरी शिकायत करोगे अपनी बेटी से? रीना की कड़कती आवाज सुनते ही रमा देवी कांप गई। तभी आंखें बड़ी करते हुए रीना बोली, एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर घर की बात बाहर निकली तो अपने पापा से कहकर दहेज के केस में तुझे और तेरे परिवार को ऐसा फंसाऊंगी कि नानी याद आ जाएगी, समझी? नहीं बहू, मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया, रमा देवी डरी आवाज में बोली। हाँ, और बताना भी मत, नहीं तो, रीना ने चेतावनी दी और फिर बोली, ये क्या आराम करने का समय है तुम्हारा? घर की साफ सफाई, झाड़ू पोंछा और बर्तन पड़े हैं, ये सब कौन करेगा? अब बीमारी का ढोंग करना बंद कर और जल्दी से आजा। रमा देवी भयभीत नजरों से अपनी बहू की तरफ देखने लगी। तभी रीना बोली, आती है या फिर डंडे से तेरी सेवा करूं? नहीं, नहीं बहू, बहू मैं आती हूँ, रमा देवी कांपती हुई बोली और हिम्मत ना होते हुए भी जल्दी जल्दी उठ खड़ी हुई और सारा काम करने लगी। दरअसल अमित और रीना का प्रेम विवाह हुआ था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और कुछ ही मुलाकातों में उन दोनों ने तय कर लिया कि वे दोनों शादी करेंगे, तो केवल एक दूसरे से ही। रमा देवी ने कुछ लोगों से जानकारी निकलवाई तो पता चला कि रीना और उसके परिवार वाले अच्छे लोग नहीं हैं। बहुत से लोगों ने उस घर में रिश्ता ना करने की सलाह भी दी थी, परंतु परिवार वालों द्वारा भरपूर विरोध किए जाने पर भी अमित नहीं माना। उधर रीना ने भी जिद ठान ली कि वो शादी करेगी तो केवल अमित से ही। आखिरकार परिवार वालों को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा और रीना इस घर में बहू बनकर आ गई। अमित चाहता था कि उसकी शादी के बाद उसकी मां को पूरा आराम मिले और उसकी पत्नी घर का सारा काम संभाले,
लेकिन रीना को ना तो घर के काम करना पसंद था और ना ही घर में रहना। उसे तो बस दिन भर अपनी रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना पसंद था। कुछ समय तक तो वो संस्कारी और आदर्श बहू होने का दिखावा करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब तो आए दिन पार्टियों में जाना, महंगी शॉपिंग मॉल्स में घूमना, फिजूल खर्ची करना और सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करना उसकी एक आदत बन गई थी। अक्सर अमित के काम पर जाने के बाद वो घूमने फिरने निकल जाती थी और शाम तक ही घर वापस लौट कर आती थी। और जब घर पर भी रहती थी तब भी कोई जिम्मेदारी नहीं संभालती थी। घर के सभी काम उसकी सास रमा जी को ही करने पड़ते थे, जबकि रीना अपना समय अपनी मर्जी से बिताती थी। रमा जी जब इस बात के लिए अपनी बहू को समझाने की कोशिश करती तो रीना उल्टा उन पर ही बरस पड़ती। और जब उन्होंने अपने बेटे से बहू की शिकायत की तो उन दोनों में ऐसा झगड़ा हुआ कि क्रोध में आकर अमित ने अपनी पत्नी के मुंह पर 2-4 तमाचे जड़ दिए। फिर तो घर में जैसे महाभारत ही छिड़ गई और बात यहां तक पहुंच गई कि अमित और उसकी मां को सबक सिखाने के लिए रीना ने अपने पिता से कहकर उन पर दहेज का झूठा केस तक करवा दिया। रीना के पिता पुलिस इंस्पेक्टर थे। बस फिर क्या था, दहेज की मांग, घरेलू हिस्सा और मारपीट के अंतर्गत मां और बेटे को ऐसी ऐसी धाराओं में लपेटा गया जिसमें पुलिस रिमांड भी बनता था। ढेरों ढेरों पैसा खर्च करने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो आपसी रजामंदी से ही मामला संभालना पड़ा। और उसके बाद तो रीना का उस घर में एक छत्र राज हो गया। कोई भी उसे जरा सी बात भी कह देता तो हवालात की सैर करवाने की धमकी देने लगती। साथ ही साथ ये भी कह देती कि इस बार तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बेटी दामाद को भी ऐसा फंसा दूंगी कि सारा परिवार उम्र भर जेल से निकल ही नहीं पाएगा। अब तो रमा देवी के मन में अपनी बहू के प्रति ऐसा डर बैठ गया कि उसके किए गए अत्याचारों का भी वो कोई जवाब ना दे पाती थी और ना ही किसी से शिकायत करती थी। अपनी बहन को उसके घर छोड़ने के बाद जब शाम तक अमित घर पहुंचा तो उस समय रीना घर पर नहीं थी, शायद बाजार गई है। ये सोचकर अमित माँ के कमरे में चला गया। अंदर जाकर देखा तो माँ अपने बिस्तर पर निढाल सी पड़ी थी। अपनी बहन की बातें रह रहकर उसके दिमाग को झकझोर रही थी। अमित ने कमरे में जाकर यहाँ वहां देखा, फिर 1-2 मिनट सोच रहने के बाद उसने माँ के बिस्तर के पास रखी छोटी अलमारी खोली तो उसमें एक डायरी रखी थी। दरअसल रमा जी को बचपन से ही डायरी लिखने का बहुत शौक था। अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी घटना वो डायरी में लिखा करती थी। इस बात का तो अमित को भी पता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी माँ डायरी में लिखती क्या है आखिर। अमित ने कौतूहलवश वो डायरी निकाली और खोलकर देखी तो डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे जीवन का सफर। अमित ने पन्ना पलटा और आगे पढ़ना शुरू किया। अपनी जिंदगी की बहुत सी घटनाओं के बारे में लिखा था उसकी माँ ने। अपनी माँ के जीवन की खट्टी मीठी यादों के बारों में पढ़कर अमित मुस्कुराने लगा। फिर आगे आने वाले पन्नों पर जब उसने अपना जिक्र देखा तो उसे और भी अधिक खुशी हुई। आज मेरा बेटा अमित कॉलेज में अच्छे नंबरों से पास हुआ, मेरी मेहनत सफल हुई। अगले पन्ने पर लिखा था, आज मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी का दिन है, मेरे बेटे अमित की शादी है। लेकिन उसके बाद पढ़ने लगा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आगे आने वाले पन्नों पर रमाजी रे बहुद्वारों पर किए गए हर एक अत्याचार का उल्लेख किया हुआ था। इसे पढ़कर अमित की रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। आज बहू ने मेरे सिर पर डंडे से वार किया, मेरे मुंह पर गरम चाय दे मारी, मेरे बाल नोच डाले। जिन
जाने किन कर्मों की सजा भुगत रही हूं मैं। हे ईश्वर, हमें बचा लो इस अत्याचारी बहू के चंगुल से। अमित ये सब पढ़कर स्तब्ध रह गया। उसका शक यकीन में बदल गया था। डायरी लेकर वह चुपचाप वहां से निकल गया और अपने कमरे में जाकर डायरी को सीने से लगाकर बहुत ही रोया। उसके दिल को किसी भी तरह से चैन नहीं मिल पा रहा था। जिस माँ से वो इतना प्यार करता था, उस माँ ने उसके कारण इतने अत्याचार सहे हैं, ये सोच सोच कर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। सोचने लगा, सुबह से लेकर रात तक मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि मुझे मालूम ही नहीं था कि जालिम औरत मेरी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही है। तभी बाहर से गेट खुलने की आवाज आई। रीना के आने की आहट सुनकर उसने डायरी को छिपाया और फिर अपने आंसू साफ करके जैसे तैसे स्वयं को ठीक किया। उसका एक दिल तो किया कि अभी जाकर इस औरत का गला दबा दे, लेकिन उसने समझदारी से काम लेना उचित समझा। अगले दिन काम पर जाने के लिए जब अमित बाहर निकला तो उसने सबसे पहले अपनी बहू को फोन किया और रोते हुए माँ की डायरी में लिखी हर बात का जिक्र भी किया। जैसे ही अमित ने अपनी माँ की डायरी में लिखी सभी बातें बहन को बता दी, सुनते ही सीमा की आंखों में खून उतर आया। दिल में एक टीसी उठी। वो स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी। उसके हाथ से रिसीवर छूटकर नीचे गिर गया और वो थम से जमीन पर बैठ गई। सीमा के बेटे रोहन ने जब अपनी माँ की हालत देखी तो हैरान रह गया। 16 वर्ष का रोहन जो पास ही बैठा था, अपनी माँ को ऐसे देख समझ नहीं पा रहा था। माँ, आखिर हुआ क्या है? उसने पूछा, लेकिन सीमा तो खुद को कुछ कहने की हालत में ही नहीं पा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद कुछ संभल कर उसने अपनी माँ यानी कि रोहन की नानी पर होने वाले हर अत्याचार की बात अपने बेटे को बता दी। ये बात सुनकर रोहन को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। कुछ देर शून्य में निहारता हुआ वो यूं ही बैठा रहा और फिर बोला, माँ, इस समस्या का हल मेरे पास है। सीमा की आंखों में असमंजस और डर था। वो जानती थी कि बिना ठोस सबूत के उस औरत को सजा दिलवाना मुश्किल था। आखिर थी भी तो पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी। लेकिन बेटा, बिना पुख्ता सबूत के कुछ किया नहीं जा सकता। तुम नहीं जानते कितनी जालिम औरत है वो। उसे पंगा लेना यानी कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना। इससे पहले भी वो हमारे मामा और नानी को जेल की हवा खिला चुकी है। अरे माँ, आप चिंता मत करो, सारे सबूत मिल जाएंगे। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाओ। बेटे की बात सुनकर सीमा भी थोड़ी आश्वस्त हो चुकी थी। उसने अपने भाई को फोन करके सारा प्लान के बारे में बताया। अमित को अपने भांजे की बात पसंद आई और 2 दिन बाद ही सीमा अपने बेटे रोहन को लेकर पूरी तैयारी के साथ अपने मायके आ पहुंची। सीमा को फिर से वहां देखकर रीना चौंक गई और तपाक से बोली, क्यों दीदी, 4 दिन में अपनी माँ की इतनी याद आ गई कि फिर दोबारा यहाँ आतंकी? व्यंग्य कसते हुए रीना ने सीमा को तिरछी निगाह से देखा तो सीमा बोली, वो क्या है ना कि रोहन के पापा तो 2 दिन के लिए बाहर गए हैं और रोहन का बहुत दिल था अपनी नानी से मिलने का, तो ले आए उसे मिलाने। और भाभी, इस घर में हमारा इतना हक तो बनता है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, फीकी मुस्कान के साथ रीना बोली और नजरें तैराते हुए अपने कमरे में चली गई। रात को अमित घर लौटा तो अपनी पत्नी रीना से बोला, रीना, कल मेरी ऑफिस की छुट्टी है, तो क्यों ना कल हम कहीं बाहर घूमने चले। और वैसे भी माँ का ख्याल रखने के लिए यहाँ तो दीदी है। रीना को तो जैसे कोई मौका चाहिए था बाहर घूमने जाने का। ये सुनते ही वो बहुत खुश हो गई और अगले दिन ही दोनों घर से निकल गई। सीमा और रोहन के पास केवल शाम तक का समय था।
रोहन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक दक्ष विद्यार्थी था। मामी के जाने के बाद उसने तुरंत अपना बैग खोला और फुर्ती से उसमें से सारा सामान निकालने लगा और सीसीटीवी कैमरा लगाने की तैयारी करने लगा। तभी सीमा चिंता के भाव लिए बोली, बेटा मुझे तो डर लग रहा है, तुम्हारी मम्मी बहुत चालाक है। अगर कहीं उसे भनक भी पड़ गई कि यहाँ पर कैमरा लगा है तो सबसे पहले तो वो कैमरा तोड़ेगी, उसके बाद हमारी जिंदगी में वो तांडव करेगी कि हमारे पूर्वज तक कांप उठेंगे। फिर रोहन बोला, अरे माँ तुम क्यों घबराती हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पर कैमरा नाम की कोई चीज भी है, क्योंकि उसमें कोई वायर नहीं होगा। फिर एक कैमरा निकालकर बोला, ये देखो माँ, आपके नखून से भी छोटा कैमरा है ये, नजर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसका डिवाइस भी मैं ऐसी जगह छिपा दूंगा कि मामी को भनक तक नहीं लगेगी, और हम घर में जो कुछ भी करेंगे या हो रहा है उसकी लाइव फुटेज आपके और मामा के मोबाइल में आती रहेगी। पूरा इंतजाम हो चुका था। इधर रोहन ने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिए, तो वहीं अमित ने भी अपनी ही जान पहचान का एक लोकल मीडिया कर्मचारी घर पर बुला लिया था। लोकल न्यूज वालों ने भी एक कैमरा रमा देवी के कमरे में लगी घड़ी में फिट कर दिया, और सीमा ने घड़ी वापस उसी जगह लगा दी। रमा जी ये सारा नजारा प्रश्नवाचक निगाह से देखती जा रही थी। तभी रोहन बोला, नानी हम यहाँ कैमरा लगाए हैं, अब मामी आप भी कमरे में जो कुछ भी करेंगी वो सब कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा। अब देखना जल्दी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये सुनकर जहां रमा जी आश्वस्त हो गई, वह सीमा की चिंता और बढ़ गई कि अगर ये बात माँ को पता चल गई है तो माँ अपने पेट में ज्यादा दिन इस बात को छिपाकर नहीं रख पाएंगी, और अगर ऐसा हो गया तो कयामत आ जाएगी। माँ चाहे कुछ भी हो जाए, हीरा को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने कुछ लगाया है। सीमा ने कहा तो रमा देवी ने हाँ में सिर हिला दिया। रात के समय अमित अपनी पत्नी हिना के साथ वापस लौटा। वे दोनों खाना बाहर से खाकर आए थे, इसलिए रीना अपने कमरे में सोने चली गई। सीमा भी खाना बनाकर सबको खिला चुकी थी। आज बहुत समय के बाद रमा जी को सुकून से खाना खाने को मिला था। फिर अमित रोहन के पास आया और धीमी आवाज में बोला, काम हुआ क्या? तो रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मामा जी, सारा काम अच्छे से हो गया है, बस आप मोबाइल में फुटेज पर नजर बनाए रखना। जैसे ही कुछ गड़बड़ होने लगे तुरंत पुलिस को फोन कर देना आप। अगले दिन सुबह सुबह अमित अपनी बहन को मेरठ छोड़कर चला गया। वापस लौटकर आने में करीब 10 बज गए। अमित घर लौटा तो रीना बोली, क्या मुझे भी कोई बताएगा कि आखिर आप लोगों का ये क्या चल रहा है? हीरा की बात सुनते ही अमित सिहर उठा और बोला, कुछ भी तो नहीं। अच्छा तो फिर हर रोज आपकी बहन यहाँ क्यों टपक पड़ती है? हीरा की कड़कती आवाज आई तो अमित ने कहा, तो क्या हुआ, ये उसका मायके है, वो जब चाहे जितने दिनों के लिए चाहे अपने मायके में आ सकती है। ऐसा कहते हुए अमित अपने कमरे में गया और अलमारी खोलकर कुछ ढूंढने लगा। तभी रीना भी पीछे पीछे आ गई और ऊंची आवाज में बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, वो रोज रोज यहाँ आती रहे और तुम नौकरों की तरह उनकी सेवा चाकरी में लगे रहे हो। फिर अमित परेशान होते हुए बोला, रीना इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, बड़ी बहन है वो मेरी। अच्छा वो सब छोड़ो, 3-4 दिन पहले मैंने अलमारी में 1 लाख रुपए रखे थे, वो मुझे मिल नहीं रहे, क्या तुमने उठाए थे? कहते हुए अमित अलमारी कंगालने लगा तो रीना बोली, हाँ मुझे शॉपिंग करने के लिए चाहिए थे, इसलिए ले लिए मैंने, वो सारे पैसे खर्च हो गए हैं। सुनते ही अमित चौंक गया, क्या 1 लाख तुमने शॉपिंग में खर्च कर दिए?
मैंने आज ही वो पैसे डीलर को देने का वादा किया था रीना। तो मुझसे पूछे तुमने मेरे पैसों को हाथ भी क्यों लगाया? अमित भड़क उठा तो रीना गुस्से से चिल्लाई, क्यों? क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं थोड़े पैसे अपने ऊपर खर्च कर सकूं? वो थोड़े पैसे नहीं थे रीना, पूरे 1 लाख थे वो। कहते हुए अमित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बिना नाश्ता किए ही अपने ऑफिस चला गया। इधर रवान जी अपने कमरे में बैठी हुई बेटबाओं की लड़ाई सुनकर चिंतित हो रही थी। थोड़ी देर में रीना रमा जी के लिए 2 जली रोटियां नाश्ते के नाम पर लेकर आई और उनके सामने पटकती हुई बोली, जल्दी से खा और काम करने के लिए तैयार हो जा। आज तेरी बेटी नहीं यहाँ जो आराम फरमाती रहेगी। तभी रमा जी बोली, बहू मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, सांस फूल रही है। आज मुझसे ये झाड़ू पोछे का काम नहीं हो पाएगा। इतना कहने की देर थी कि रीना जो पहले झगड़े के कारण गुस्से से भरी पड़ी थी, रमा जी पर कयामत बनकर टूट पड़ी। अच्छा, अभी आपकी तबीयत ठीक करती हूँ। उसने नाश्ते की प्लेट उठाकर एक तरफ फेंकी और उन्हें बालों से पकड़कर खींचते हुए जमीन पर दे पटका और फिर बेलन लेकर आ गई। बेलन को देखते ही रमा देवी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी और उनकी चीख सुनकर रीना का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। बेलन को एक तरफ फेंकते हुए वो बोली, अच्छा इतनी हिम्मत? ठीक है, आज एक ही बार काम किए देती हूँ, ये रोज रोज का झंझट ही खत्म। ऐसा कहते हुए वो अपना दुपट्टा गले से निकालकर रमा देवी की गर्दन के चारों ओर लपेटे लगी। तभी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हुई रमा जी आखिर वही गलती कर बैठी जिसका अंदेशा सीमा को पहले से ही हो गया था और चीखते हुए कहने लगी, हाँ हाँ, रोज रोज का झंझट अब तो खत्म हो ही जाएगा। तेरी हर बात हर करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। जितना जुल्म कर सकती है कर ले, अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। रीना आंखों में क्रोध की ज्वाला लिए रमा जी बोली। सुनते रीना के चेहरे का रंग उड़ गया, आंखें आंखें फटी की फटी रह गई। क्या क्या कहा? कैमरा? हाँ कैमरा। अब तू बच नहीं सकती रीना, सारे सबूत तेरे खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं। कहाँ है कैमरा? गले पर दबाव बढ़ाती हुई रीना बोली तो रमा जी ने अपनी कांपती उंगलियों से सामने रखी अलमारी पर पड़े एक छोटे से डिवाइस की ओर इशारा किया, जिसे देखकर रीना घबरा गई। फिर बोली, अच्छा तो ये सब करने के लिए आई थी तेरी बेटी यहाँ पर, लेकिन उसकी ये चाल में कामयाब नहीं होने दूंगी। ऐसा कहते हुए उसने जल्दी से अपने पिता को फोन किया और आने को कहा। उन्हें कैमरे का डिवाइस और सारी तारें खींच कर देखा और फिर थोड़ी ही देर में अपने इंस्पेक्टर पिता को साथ मिलकर रीना ने सारे तारे निकालकर डिवाइस को एक तरफ पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। बाप बेटी अपनी सफलता पर बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि सारी फुटेज पहले ही अमित के मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुकी है और ये कैमरा वहां अब भी है जो पूरी तरह से काम कर रहा है, जिसकी जानकारी रमा जी को भी नहीं थी। लोकल न्यूज के फेसबुक पेज पर ये सारी की सारी घटना लाइव दिखाई जा रही थी, जिसमें रीना और उसके इंस्पेक्टर पिता की सारी हरकतें लाखों लोग देख रहे थे। क्योंकि मामला इंस्पेक्टर से जुड़ा था, इसलिए एसपी साहब को भी इस मामले पर संज्ञान लेना पड़ा। इससे पहले कि दोनों बाप बेटी रमा जी को कुछ और हानि पहुंचा जाती, लोकल न्यूज रिपोर्टर और एसपी साहब की टीम के साथ अमित वहां पहुंच चुका था। घटना स्थल पर पहुंचकर देखा कि रमा जी एक कोने में दुबक्कर बैठी हुई थी और डर के मारे सिसकियां लिए जा रही थी। जमीन पर कई रोटियां और कहीं सब्जियां बिखर पड़ी थी तो कहीं प्लेट पड़ी थी। एक जगह पर बेलन पड़ा हुआ था तो दूसरी जगह पर
दूसरी जगह पर कैमरे का डिवाइस चकनाचूर हालत में पड़ा था। कमरे की हर चीज जमीन पर बिखरी हुई थी। वहां पर रीना और उसके इंस्पेक्टर पिता को हिरासत में ले लिया गया। आज उसके खिलाफ इतने कड़े सबूत इकट्ठा हो गए थे कि जिस पिता के बल पर वो आज तक ये सारी हरकतें करती आई थी, वो पिता भी अब कुछ नहीं कर सकता था। अपनी मां को बचाने के लिए थोड़ी ही देर में सीमा भी वहां पहुंच गई। अगले 1 घंटे में ही इस अत्याचारी बहू की सारी करतूत लगभग हर चैनल पर प्रसारित हो रही थी। अत्याचारी बहू की ये वीडियो इतनी वायरल हुई कि देश के सभी न्यूज चैनल से इस खबर को दिखाया। 2 दिन बाद रीना के पिता को पुलिस की नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया और रीना और उसके पिता को हिरासत में लेकर कोर्ट केस चला गया। इस दौरान रमा देवी का भी बयान लिया गया और आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की गई। कुछ समय बाद जिस दिन कोर्ट का फैसला सुनाया जाना था, उस दिन सभी लोकल और नेशनल न्यूज चैनल ने इस केस को हाईलाइट किया और सभी देशवासियों की नजरें इस केस के नतीजे पर बनी हुई थी। सभी सबूतों और बयानों के आधार पर कोर्ट का नतीजा आया तो रीना को इस घिनौने काम के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उसके पिता को पुलिस की नौकरी का गलत फायदा उठाने और साथ ही सबूतों को मिटाने की कोशिश करने के जुर्म में 10 वर्षों की जेल की सजा सुना दी गई। इस फैसले के साथ ही सारा कोर्ट रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। सभी देशवासियों ने कोर्ट के इस फैसले की सराहना की। आज रोहन की सूझबूझ और समझदारी से न केवल रमा जी को अपनी बहू के अत्याचारों से मुक्ति मिली थी, बल्कि अमित को भी अपनी जालिम पत्नी की गुलामी से आजादी मिल चुकी थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।